Good evening, good evening. Good evening, all of you. तो दिसंबर से मार्च तक का करंट अफेयर का डाटा, वो जो हम सीरीज कवर कर रहे थे, उसमें हमारा 4th लेक्चर है अभी। दिसंबर 2024 से मार्च, आज 20 तारीख हो गई है, तो कवरेज हम 15 से बढ़ा के 20 तक कर दे रहे हैं। 15 तक जो हम कवरेज कर रहे थे उसको बढ़ा के 20 तक कर दे रहे हैं। तो दिसंबर से मार्च तक का डाटा जो ये सीरीज हमने शुरू की, नवंबर तक का हम कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले। तो अभी जो हमने कहा था कि दिसंबर से मार्च हमें कवर करना है, 3 लेक्चर हो गए थे, उसका 4th लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नवंबर तक का हम कवरेज कर चुके थे, दिसंबर से मार्च 15 कर रहे थे, अब उसको 20 तक हम कवर कर रहे हैं। तो दिसंबर से मार्च तक सीरीज जो कर रहे थे करंट अफेयर का, उसका 4th लेक्चर आज है। पीडीएफ आप लोगों के फोल्डर में अपलोड कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? देखिए, एक डाटा आया, ग्लोबल फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब कहीं ना कहीं बोलने की आजादी के ऊपर बात है, फ्रीडम के ऊपर बात है कि अपनी बात को कहने की आजादी, फ्रीडम। तो फ्री स्पीच के बारे में एक सर्वे, इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ग्लोबल फ्री स्पीच, फ्री स्पीच का मतलब फ्रीडम से बात होगी, अपनी बात को कहने की आजादी। तो ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे 2024, ये एक डाटा अभी रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले ही। एक थिंक टैंक, एक संस्था है अमेरिका की, एक थिंक टैंक है, अमेरिकन एनजीओ समझ लो आप, उसका नाम है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। संस्था का नाम फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, अमेरिकन संस्था है। इन्होंने डाटा जारी किया है। 33 कंट्री का सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया 24 नंबर पर है। 33 कंट्री का सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक है 24। तो सवाल बस इतना ही है, ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे अभी हाल ही में डाटा आया है, इंडिया की रैंक कितनी है फ्री स्पीच के मामले में? 24th। 33 में से 24th रैंकिंग पर है। एग्जाम का क्वेश्चन यही है। क्लियर है? किसने जारी किया वो भले ना पूछे, सवाल यही है मेन इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक क्या रही है। तो ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे 2024, ये डाटा अभी हाल ही में जारी हुआ है। एक अमेरिकन संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था, प्राइवेट बॉडी वहां की, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उन्होंने जारी किया है। तो 2 सवाल बनते हैं, टॉप पर कौन है, इंडिया की रैंक कितनी है। टॉप पे जो यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ यूरोप वाले वही रहते हैं ज्यादातर। स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेविया माउंटेन जो है उसके आसपास के जो कंट्री हैं, ज्यादातर यही टॉप पर रहते हैं। तो आप देखो, अब की बार भी नॉर्वे नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2, नॉर्थ यूरोप वाले ज्यादातर यही रहते हैं टॉप पर। तो टॉप कंट्री जो है फ्री स्पीच के मामले में, नॉर्वे नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2। टॉप दोनों ये दो है, नॉर्वे, डेनमार्क। हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान वगैरह जो है फ्री स्पीच के मामले में पीछे हैं। इंप्रूवमेंट है इन लोगों पर, पीछे है रैंकिंग। इंडिया 33 में 24 पर है, इंडिया 24। एग्जाम का क्वेश्चन यही है। अब देखो इसको, ए न्यू ग्लोबल सर्वे बाई अमेरिकन, एक एजेंसी जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इन्होंने एक डाटा जारी किया फ्री स्पीच के मामले में। 33 कंट्री का सर्वे किया, जिसमें इंडिया 24th पोजीशन पर है। द सर्वे कंडक्टेड इन अक्टूबर 2024 में इसका सर्वे हुआ है। मोर कंट्रीज, कई सारे कंट्री जो है रैंक में पीछे हो गए हैं, कई सारे बड़े कंट्री भी पीछे हो गए हैं। अमेरिका, इजराइल, जापान जैसे कंट्री में भी ड्रॉप देखा गया है, फॉल देखा गया है। अमेरिका, इजराइल, जापान जैसे कंट्री में भी ड्रॉप देखा गया है, फॉल देखा गया है। और इंडिया की रैंक बस हमें ध्यान रखना है 24, खत्म सवाल। टॉप पर कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क। नंबर इंडिया की रैंक, टॉप कंट्री नॉर्वे, डेनमार्क, इतना ध्यान रखें बस। क्लियर है? अगला सवाल, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, डीप ओशियन में माइनिंग वाइनिंग करने के लिए यहाँ अप्रूवल वगैरह दिए जाते हैं, यहाँ पर डिस्कशन वगैरह होते हैं। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक संस्था है
जहां डीप ओशियन वगैरह में मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए माइनिंग वगैरह की परमिशन, रूल रेगुलेशन बनाना, ये सब इसके काम है। तो इनकी अभी हाल ही में एक बैठक हुई है। कहां बैठक हुई है ये सवाल है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA, इनकी 30वीं बैठक 30 नंबर की बैठक हुई है मार्च 17 को जमैका में। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की बैठक हुई है जमैका में। लगभग दुनिया के 170 कंट्रीज के सदस्य हैं और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के कंट्रीज का अपना एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, वो भी इसका मेंबर है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में तकरीबन 170 कंट्री और यूरोपियन यूनियन भी सदस्य है। किस चीज पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, ये ग्रुप में क्या चीज की बात होती है? डीप सी माइनिंग के रूल रेगुलेशन वगैरह क्या होंगे। डीप सी माइनिंग, समुद्र में गहराई में माइनिंग वगैरह के रूल रेगुलेशन, ये सब यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। जैसे कोस्टल एरिया में मैंने बताया था, कोस्टल एरिया में आपकी बाउंड्री कहां तक होती है, उसके आगे ओपन ओशियन होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री जहां होती है तो वहां पर किसी एक कंट्री का दखल नहीं होता। आपका अपना एक एरिया है, उसके बियॉन्ड जब आप चले जाएंगे तो ओपन है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होंगी वही काम करेंगी। तो 170 कंट्री और यूरोपियन यूनियन ये सब यहाँ पे बैठक में भाग लेते हैं, ये सब सदस्य हैं। बैठक हुई जमैका में, डीप सी माइनिंग के बारे में रूल रेगुलेशन बातचीत ये सब यहाँ होता है। काफी प्रेशर है इसमें, काफी प्रेशर है इंडस्ट्रीज का, देश दुनिया का, कि माइनिंग वगैरह के रूल रेगुलेशन बने, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न भी तो है। डीप ओशियन में जब आप माइनिंग करेंगे तो वहां की जो इकोलॉजी है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब होगा, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो एक्वेटिक लाइफ का प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना है। रूल रेगुलेशन जो भी बने माइनिंग को लेकर, पर जो एनवायरनमेंट है उसको, वो कंसर्न को भी ध्यान में रखा जाए, नहीं तो एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक, कृष्ण शर्मा कह रहे हैं आज MP में किसी एग्जाम के लिए गए थे, जीके में काफी सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। सिस्टमैटिक पढ़ोगे यार तो कोई दिक्कत नहीं कृष्णा, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन आए हैं पढ़ाए हुए तो उसका क्रेडिट मेरे को नहीं आपको जाता है कि आपने पढ़ा। टीचर तो सबको बराबर ही पढ़ाता है, आपने उतनी मेहनत की, आपने उतना पढ़ा, क्रेडिट आपको जाता है। टीचर तो वही काम इतने साल से दिन रात कर रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है। क्वेश्चन आपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, आपने पढ़ा है, मेहनत से रिवीजन किया होगा, ये बड़ी चीज है। तो क्रेडिट स्टूडेंट को ही जाता है, टीचर को नहीं। देखो यहाँ पर तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक संस्था, इंटरनेशनल वाटर में, डीप ओशियन में माइनिंग वाइनिंग के रूल रेगुलेशन यहाँ से डिस्कशन होते हैं। और इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, इन्वायरमेंट को बर्बाद किए बिना, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर हम बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के पीछे भागेंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जहां इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग, सबको बैलेंस करके देखें, सबको हम बैलेंस करके चलें। बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के पीछे भागेंगे तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के पीछे भागेंगे तो एनवायरनमेंट नहीं बचेगा। तो बैलेंस करके चलना मतलब एक सस्टेनेबल अप्रोच होना, एक सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए। ठीक, अब देखो, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी मार्च 17 जमैका में इनकी बैठक हुई है। एक सवाल तो ये है मीटिंग कहां हुई है। 170 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है ये। ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है, पहले वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था। ब्रिटेन EU से, यूरोपियन यूनियन से जो बाहर हुआ था, उसी घटना को ब्रेग्जिट कहा गया था। ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, तो पहले यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन भी सदस्य हुआ करता था, 28 कंट्री मेंबर थे। ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया, अब वो इसका मेंबर नहीं है। ब्रिटेन का EU से बाहर होना, उसी घटना को ब्रेग्जिट बोला गया था। तो ये भी इसका सदस्य है, यूरोप के लगभग 27 कंट्री मेंबर। तो डीप सी माइनिंग रेगुलेशन वगैरह यहाँ पर डिस्कस होते हैं। तो ये मीटिंग, माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह का प्रेशर भी है कि ओशियन वगैरह से मिनरल निकाले जाएं, और इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है। देखो लिखा है ना, मैरीन इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, ज्यादा माइनिंग के चक्कर में इन्वायरमेंट बर्बाद ना हो जाए। रूल रेगुलेशन ऐसे बनेंगे, माइनिंग के लिए कोड बने, माइनिंग के लिए रूल बने, पर मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए कि माइनिंग एक्टिविटी से वो बर्बाद ना हो जाए। कोरल रीफ है, कई सारी एक्वेटिक लाइफ है, वो बर्बाद ना हो जाए। ठीक, COP29 का क्वेश्चन बाकू वाला आ गया। पढ़ाते समय ही कहा था मैंने, ये क्वेश्चन आने वाला है।
पढ़ाते समय ही बोला था, COP 28 दुबई और COP 29 बाकू, कहा था मैंने क्वेश्चन आएगा वो। देखो, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कब बनी थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया हमने। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक कन्वेंशन साइन हुआ था। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक कन्वेंशन साइन हुआ था समुद्र के बारे में जो नियम कानून है उससे संबंधित। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अंक्लोज कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन साइन हुआ था कंट्रीज के बीच, जहां पे समुद्र से जुड़े हुए कानून, समुद्र में कहां तक आपका एरिया होगा, कितने के बाहर इंटरनेशनल वाटर माना जाएगा, तो ये सब नियम इसके तहत डिसाइड हुए थे। हालांकि चाइना नहीं मानता, चाइना खुद भी इस कन्वेंशन को साइन किया था पर नहीं मानता। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इन सब एरिया में अपनी बाउंड्री से बाहर जाके वो कब्जा करता है। चाइना का इशू जो मैंने पढ़ाया था, तो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट है उसके, क्योंकि जो इंटरनेशनल वाटर के नियम है कि 12 नॉटिकल माइल आपके कोस्टल एरिया से आपका एरिया है, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो नियम बने हुए हैं समुद्र के कि कहां से कहां तक आपकी बाउंड्री में आएगा, कि अगर उसके अंदर कोई आए तो आप अरेस्ट कर लेते हो मछुआरों को, कभी किसी को, पर उसके आगे जाओगे तो इकोनॉमिक व्यापार करने के लिए जोन बनी है। फिर इंटरनेशनल वाटर, ऐसा जो नियम बने हैं अंक्लोज के तहत, ये सब नियम कानून बने हुए हैं, पर चाइना इसको साइन किया है तो भी इसको नहीं मानता। साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह तैयार कर रहा है अपने एरिया से बाहर जाकर, समुद्र में जो उसकी सीमा है जहां तक, उससे बाहर जाकर वो कब्जा कर रहा है। तो डिस्प्यूट है नेबरिंग कंट्री के साथ, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, कई देशों के साथ कंफ्लिक्ट है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1994 में बनी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1994 में बना। ये जब क्रिएट हुआ था तो अंक्लोज जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है यूएन का, इसके तहत बना था, जो कि 1982 में कन्वेंशन लागू हुई थी। जब ये क्रिएट हुआ था, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जब बनाई गई थी, उस समय वो अंक्लोज कन्वेंशन के तहत ही तैयार किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं, अंक्लोज नाम की एक कन्वेंशन है, समुद्र के नियम कायदे जहां लिखे हैं, तय किए हैं कंट्रीज ने। अंक्लोज के अंतर्गत ये संस्था बनी थी, बाद में ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बना दी गई। जब क्रिएट हुई थी तो इसी अंक्लोज कन्वेंशन के अंतर्गत, अंक्लोज खुद से प्रभाव में आया था 1982 में। ठीक है, इसका मेन रोल क्या है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या काम करती है? देखो, इसका मेन रोल है टू मैनेज माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, और एनवायरनमेंट को बचाते हुए, एनवायरनमेंट खराब ना हो उस चीज को बचाते हुए। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का काम है माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज को इंटरनेशनल वाटर में, इन चीजों को रेगुलेट करना। जो किसी कंट्री के एरिया से बाहर का एरिया है, इंटरनेशनल वाटर है, जहां पर आईएसए का कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है माइनिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड। इंटरनेशनल बॉर्डर किसी कंट्री के दायरे में नहीं आ रहा, जो इंटरनेशनल वाटर है उसमें ये रेगुलेट, मैनेज करता है, और मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, इस बात को इंश्योर करते हुए कि मैरीन एनवायरनमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर है? तो 12 नॉटिकल माइल किसी कंट्री का एरिया है, वहां तो अलाउ नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल वाटर जो किसी कंट्री के दायरे से बाहर है, वहां पर अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंक्लोज, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल वाटर जो किसी एक कंट्री के दायरे से बाहर है, सबके लिए होना चाहिए। तो अंक्लोज और आईएसए इस तरह की संस्थाएं या कन्वेंशन बने हुए हैं जहां पे नियम कायदे डिसाइड हो रखे हैं। आईएसए माइनिंग या इससे रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए अप्रूवल देना, रूल रेगुलेशन बनाना, कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, ये चीजें करता है, पर मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए। जनवरी 2025 तक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल वाटर में माइनिंग के लिए दे चुका है। इंडिया को भी हिंद महासागर में 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। इंडिया का जो अपना एरिया है ओशियन का, वो तो उसको अप्रूवल है ही, पर अपनी बाउंड्री से बाहर भी जाकर 2 कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को हिंद महासागर में आईएसए के द्वारा मिले हुए हैं। तो जनवरी 2025 तक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 30 से ज्यादा
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है देशों को। 2001 से अब तक 25 सालों में इंडिया को इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। इंडिया ने और भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्या हम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मतलब समझ पाए? जमैका में बैठक हुई है, कंट्री वगैरह बैठक में क्यों आते हैं? मिनरल वगैरह का अप्रूवल मिल जाए, एक्सप्लोरेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहते हैं। और इंटरनेशनल वाटर में जहां किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है, इंटरनेशनल वाटर में माइनिंग वगैरह के लिए रूल रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, वो आईएसए के अंतर्गत आता है। रूल रेगुलेशन बनाना और मैरीन एनवायरनमेंट को बचाते हुए इंडिया को भी 2 कॉन्ट्रैक्ट 25 साल में मिले हुए हैं और के लिए भी इंडिया ने अप्लाई कर रखा है। तो करंट अगर कहानी की तरह बता दिया जाए तो दिमाग में बैठ जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अभी 2 शिप तैयार हुए हैं। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर जो है, मैंने बताया था शिप बनाने वाली इंडिया में कई कंपनी है, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचीन शिपयार्ड। तो शिप बनाने वाली कई कंपनियां हैं इंडिया में। एक कंपनी है GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर नाम से, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। बहुत पुरानी कंपनी है शिप बिल्डिंग में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और कोलकाता हेडक्वार्टर है GRSE का। तो GRSE ने अभी ट्रायल किया है 2 शिप, एक का नाम है हिमगिरी और एक का नाम है अंद्रुत। ये 2 शिप का ट्रायल किया है अभी। तो सवाल क्या है? सवाल यही है, हिमगिरी और अंद्रुत अभी हाल ही में जो ट्रायल किए गए, ये क्या चीज है? ये एयरक्राफ्ट है या ये मिसाइल है या ये शिप है? यही क्वेश्चन है। तो हिमगिरी और अंद्रुत क्या चीज है? अभी हाल ही में ट्रायल हुआ, ये दोनों शिप के नाम हैं, सी ट्रायल हुए हैं दोनों के। ये दोनों नेवल वेसल हैं, नेवल शिप हैं। एक का नाम हिमगिरी, एक का नाम अंद्रुत। ये एक बड़ा माइलस्टोन इंडिया अचीव किया है नेवल शिप बिल्डिंग में। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A, इसमें जो गिरी नाम आ रहा है ना, गिरी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, ये भारत की पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं शिपों के नाम। तो प्रोजेक्ट 17A में 7 शिप ये बनने थे। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 शिप बनने थे। इससे पहले प्रोजेक्ट 17 चलता था जिसमें शिवालिक क्लास के शिप बनाए गए थे। इससे पहले प्रोजेक्ट 17 था, शिवालिक क्लास के शिप बने थे, उसी को फॉलो करते हुए 17A लॉन्च किया गया। तो शिवालिक क्लास जो शिप बने थे उसको फॉलो करते हुए 17A प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें 7 शिप बनने थे। इसमें पहला बना था नीलगिरी 2019 में, नीलगिरी। उसके बाद और भी कई सारे हैं, नाम देखो, एक हिमगिरी, सब में गिरी वर्ड आ रहा है, महेंद्रगिरी, तारागिरी, ऐसे करके सब में गिरी वर्ड आ रहे हैं। तो 17A प्रोजेक्ट है। इससे पहले शिवालिक क्लास का प्रोजेक्ट था 17, उसको फॉलो करते हुए 17A प्रोजेक्ट का नाम। इसमें 7 शिप बनने थे। हिमगिरी भी उसी सीरीज का है, जबकि एंद्रोथ अलग तरह का शिप है। ये एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने वाला, पानी के अंदर सबमरीन का पता लगाने वाला और उसको डिस्ट्रॉय करने वाला शिप है। एंद्रोथ क्या है? एंटी सबमरीन वॉरशिप, एक तरीके से कि पानी के नीचे सबमरीन चल रहा है, अगर सबमरीन ने कोई टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया तो ऊपर शिप को मार गिराएगा। तो शिप ऐसे बनाए जाएं जो नीचे सबमरीन को डिटेक्ट करके खत्म कर दे। तो एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बी का दुश्मन। एंद्रोथ क्या है? पनडुब्बी का दुश्मन। अब इसको पढ़ो। तो रिसेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर ने 2 शिप का सफल ट्रायल किया है। एक का नाम हिमगिरी, एक का नाम अंद्रोथ। हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना हुआ एक शिप है। प्रोजेक्ट 17A जो शिवालिक क्लास के बाद का प्रोजेक्ट है, शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 था, उसके बाद प्रोजेक्ट 17A शुरू किया गया। इसको हम नीलगिरी क्लास कहते हैं, क्योंकि 17A में 7 शिप बनने थे। पहला जो बना वो नीलगिरी बना। तो 17A में 7 शिप बनने 3 बनाने वाला था GRSE और 4 बनाने वाला था मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ये 7 शिप में से 3 GRSE और 4 मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो 17A में पहला जो बना उसका नाम था नीलगिरी, तो इसको नीलगिरी क्लास भी कह देते हैं। 7 शिप जो हैं सब में गिरी वर्ड दिखेगा आपको। तो प्रोजेक्ट 17A के 7 वॉरशिप में एक वॉरशिप का नाम हिमगिरी, यहां भी गिरी वर्ड आ रहा है। प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास बोला जाता है,
7 वॉरशिप, 3 GRSC, 7 MDL बनाएगा। इसमें एक का नाम हिमगिरी जो भी ट्रायल हुआ, और एक अंद्रोथ जो है वो इससे अलग, वो एंटी सबमरीन टाइप का वॉरशिप है, सबमरीन को हिट करने वाला वॉरशिप है। अब यहां पढ़ो, हिमगिरी इज वन ऑफ द एडवांस फ्रिगेट जो 17A प्रोजेक्ट में तैयार किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया कई चीजें बना रहा है, कई तरह के वेपन, शिप, ये सब चीजें तैयार कर रहा है। इंडिजिनस, इंडिया का खुद का डिजाइन किया हुआ है, इंडिजिनस है, खुद का है। ये देखो प्रोजेक्ट 17 यहां नीचे लिख दिया है। प्रोजेक्ट 17 इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 शिप बनाए जाने थे, 4 MDL ने बनाए, मझगांव डॉकयार्ड ने, और 3 जो है वो GRSC। 7 शिप टोटल इसमें बनने हैं। 17A में 4 MDL मुंबई और 3 जो है वो GRSC कोलकाता, इनकी जिम्मेदारी। जो शिप है इनमें सबसे पहला 2019 में नीलगिरी लॉन्च हुआ था, सबसे पहला इसमें नीलगिरी लॉन्च हुआ था। नीलगिरी के अलावा और जो लॉन्च हुए थे, अब तो ट्रायल शुरू हो गए। नीलगिरी के बाद हिमगिरी का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, उदयगिरी है, दूनागिरी है, ये भारत की पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं। तारागिरी है, अभी कुछ टाइम पहले विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी 2023 में ये भी लॉन्च हुए। अभी ये दोनों हाल ही में लॉन्च हुए हैं, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, ये पहाड़ियों के नाम पे रखे गए हैं, भारत में पहाड़ियों के नाम पे रखे गए। तो प्रोजेक्ट 17 इंडियन नेवी ने 2019 में लॉन्च किया था। 17A, प्रोजेक्ट 17A इंडियन नेवी ने 2019 में लॉन्च किया, और इसमें पहला जो बना वो नीलगिरी बना था, INS नीलगिरी, ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी, ये 7 हैं टोटल इसमें। 3 GRSC के अंतर्गत और 4 MDL ये बना रहे। प्रोजेक्ट 17A ये फॉलो ऑन, मतलब इसी का अपग्रेडेड प्रोजेक्ट 17 जो था शिवालिक क्लास, उसी का एडवांस पार्ट है 17A। प्रोजेक्ट 17 चला था, वो शिवालिक क्लास के वॉरशिप बनने थे, उसी का अपग्रेडेड वर्जन 17A प्रोजेक्ट, अभी जो बताया मैंने। और इसके तहत जो ये शिप बन रहे हैं, इनमें स्टील्थ फीचर हैं। स्टील्थ फीचर का मतलब क्या है? जो रडार, सोनार वगैरह में पकड़ में ना आए। स्टील्थ का मतलब जो छुपा रह जाए। रडार, सोनार वगैरह में जितना बड़ा शिप का साइज है उतना दिखेगा ही नहीं, आपको एक बॉल की तरह नजर आएगा, जिससे पकड़ में ही ना आ पाए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी रडार या सोनार वगैरह के पकड़ में ना आ पाए, रडार या सोनार वगैरह की पकड़ में ना आए, इस तरह का। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो वॉरशिप वगैरह बन रहे हैं, ये स्टील्थ फीचर वाले हैं। स्टील्थ का मतलब छुपा रह जाए, रडार, सोनार वगैरह की पकड़ में ना आए। और आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, डिफेंस में बहुत सारी चीजें इंडिया खुद ही तैयार कर रहा है। इसमें जो 2 हैं, मैंने जो 2 नाम बताए थे, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी, ये 2 हफ्ते के अंदर ही लॉन्च हो गए थे 2023 में। महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी, ये 2 आप देखो 2023 में लॉन्च हो गए थे ये। तो महेंद्रगिरी 7 में 7वां ये लॉन्च हुआ है 2023 में, और 2 हफ्ते पहले ही विंध्यागिरी को लॉन्च किया गया था। तो 7 जो है ये लॉन्च सारे हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारे, अब ट्रायल वायल शुरू हैं। लॉन्च सब हो चुके हैं, बनने का काम सब पे चल रहा है, ट्रायल वगैरह भी शुरू हो गए हैं, जैसे हिमगिरी का ट्रायल अभी किया है। ठीक है, तो स्टील्थ शिप में 7वां महेंद्रगिरी, इसका भी लॉन्च हो गया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी भी शुरू कर दी गई। तो महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी ये दोनों भी 2023 में ही लॉन्च हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रायल वायल इनके भी शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन, साइबर स्कैम, ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए, स्कैम से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं कुछ। अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट ने और मेटा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनके बीच में टाई अप हुआ। लोगों को अवेयर करना, कैसे साइबर स्कैम जो हो रहे हैं उनसे कैसे बचाया जाए साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन क्या है? स्कैम से बचो, ये अभियान अभी हाल ही में चलाया गया,
गवर्नमेंट ने मेटा के साथ टाई अप किया है। इसमें ये किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्कैम वगैरह जो है उसके बारे में है। देखो, सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा ठगी वगी होती है, उसको रोकने के लिए तो अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट और मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, एक कैंपेन शुरू किया गया है, स्कैम से बचो, स्कैम से बचो, नेशनल यूजर अवेयरनेस कैंपेन, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये कैंपेन केवल अवेयरनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को एम्पावर किया जाए, टूल्स भी हो उनके पास, सफिशिएंट नॉलेज भी हो, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, साइबर स्कैम से बच सकें। केवल अवेयरनेस तक सीमित नहीं है, ये प्रोग्राम लोगों को एम्पावर भी कर रहा है, सफिशिएंट नॉलेज भी दे रहा है, कैसे उनको इस तरह के स्कैम से बचना है, डिजिटल प्रोग्राम कैसे उनको बचना है। तो दिस इनिशिएटिव ऑफ मेटा ये कई सारे मंत्रालय के साथ कोलैबोरेशन में है, जैसे गवर्नमेंट का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय भी शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो भी है। तो मेटा जो है इन सब डिपार्टमेंट, इन सब मंत्रालय के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चला रहा है। स्कैम से बच्चों जो कैंपेन है मेटा और सरकार के बीच, सरकार के भी कौन कौन से मंत्रालय, मीटी, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भी एक दो डिपार्टमेंट हैं, ये सब मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं। अभी इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी जोड़ा गया है, अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी जोड़ा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये भी है इस प्रोग्राम में शामिल। तो क्या है, साइबर क्राइम के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको कॉम्बैट करना, उनका मुकाबला करना, मुख्य मोटिव तो यही है। साइबर क्राइम के जो मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, भाई डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे लोग डिजिटल चीजें यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट यूपीआई, लोगों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एडवांटेज है, पर उसका कमी भी है कि जितने ज्यादा लोग डिजिटल चीजों में आ रहे हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत बहुत तेजी से संख्या बढ़ी, यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी हम बहुत ऊपर है, 1.1 मिलियन फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं 2023 में। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं इंडिया में, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत बहुत ज्यादा ही संख्या बढ़ी है, यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़े हैं और साइबर फ्रॉड के मामले 2023 के अंदर 1.1 मिलियन मामले हुए हैं। तो इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे कि नहीं। ऑनलाइन स्कैम जो हो रहे हैं आजकल, डिजिटल अरेस्ट सुन रहे हो आप, तो इसके लिए जरूरी है लोगों को जागरूक करना, लोगों को एम्पावर करना, लोगों को सफिशिएंट नॉलेज देना, कैसे वो इस तरह के फ्रॉड से बचें। क्लियर है? तो इंडिया में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत संख्या तेजी से बढ़ी, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 के अंदर ही 1.1 मिलियन साइबर फ्रॉड सामने आए हैं। तो ये जो प्रोग्राम भी चलाया गया है, स्कैम से बचो अभियान, वो बेसिकली इन चीजों को देखते हुए साइबर सेफ्टी के लिए है, एक तरीके से कह सकते हैं। अभी मार्च महीने में, ये तो अक्टूबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर में इतने सारे मंत्रालय जुड़े थे, अभी मार्च के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी जोड़ दिया है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और व्हाट्सएप के बीच टाई अप हुआ है अभी, ये मार्च में, इसी अभियान के तहत स्कैम से बचो अभियान में अभी एक और टाई अप हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और व्हाट्सएप के बीच। अब ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा स्कैम से बचो अभियान किसके बीच है, और आप शुरू वाला अगर पढ़ोगे तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, गृह मंत्रालय, ये सब थे, और मेटा के बीच है। और अभी मार्च में डिपार्टमेंट टेलीकॉम के बीच हुआ है। तो इसमें यह मत कहना कि डिपार्टमेंट टेलीकॉम कहां से आ गया, दोनों है। उन लोगों के साथ अक्टूबर में टाई अप हुआ है, अभी मार्च में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और डिपार्टमेंट टेलीकॉम को भी शामिल कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी शामिल कर लिया गया है। तो मार्च 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ भी कोलैबोरेशन व्हाट्सएप का हो गया है। इस अभियान को और एक्सटेंड कर दिया गया है और बड़े लेवल पर लेकर जा रहे हैं। मोटिव क्या है, वही साइबर सेफ्टी लोगों को मिले। अच्छा, एक पोर्टल भी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, एक पोर्टल है संचार साथी नाम से, जहां पर आप शिकायतें वगैरह भी दर्ज कर सकते हैं, सिटीजन सेंट्रिक, जहां पर आपके मोबाइल के ऊपर कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई मैसेज के द्वारा फ्रॉड हो रहा है, तो आप ये एक तरह का पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल है,
इस तरह के फ्रॉड को आप रिपोर्ट कर सकते हो। देखो लिखा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कई अभियान पहले भी चलाता रहा है कि टेलीकॉम के माध्यम से फ्रॉड ना हो आपके साथ। अब दो बातें समझ में आई, एक तो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये सब डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये सब जुड़े हुए हैं। टेलीकॉम के माध्यम से भी फ्रॉड होते हैं, एसएमएस के द्वारा, कॉल के द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी जोड़ लिया है। क्यों जरूरत है इसकी? ऑनलाइन माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी फ्रॉड हो रहे हैं और टेलीकॉम उसके द्वारा, एसएमएस कॉलिंग उसके द्वारा भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट टेलीकॉम को भी जोड़ा है, व्हाट्सएप को भी इससे जोड़ा है, ठीक, ताकि और कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बन जाए, कोई गैप ना रह जाए। तो टेलीकॉम के माध्यम से क्या, एसएमएस के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं डिपार्टमेंट टेलीकॉम भी इसको कवर कर रहा है। साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कई इनिशिएटिव पहले से चला रहा है साइबर क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए। कि आपको कॉल आता है, आपका बिजली का बिल जमा नहीं है 4 महीने से और कनेक्शन काट दिया जाएगा, और घबरा कर, या आपका टेलीफोन कनेक्शन अभी कटने वाला है, आईडी बता दीजिए, केवाईसी करा दीजिए, वो सब फ्रॉड के तरीके हैं, पर लोग भी काफी अब जान गए इन चीजों को। तो साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट टेलीकॉम भी कई प्रोग्राम पहले से चला रहा है। जैसे संचार साथी एक इनिशिएटिव है इनका, संचार साथी एक इनिशिएटिव है। आप इसमें वेबसाइट या मोबाइल ऐप के द्वारा संचार साथी इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ये नागरिकों को एम्पावर करता है, जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेज, आपके मोबाइल, कोई डाटा, मोबाइल गायब हो गया, ठीक है, तो इस तरह के मोबाइल या टेलीकॉम रिलेटेड जो आपकी दिक्कतें हैं, वो आप संचार साथी इनिशिएटिव जो वेबसाइट के द्वारा भी, ऐप के द्वारा भी, इस पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम रिलेटेड कोई फ्रॉड है, कोई कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, मोबाइल कनेक्शन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे थे, वहां से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, ऐसी कोई घटना, या आपके मोबाइल से किसी ने कॉलिंग करके कोई फ्रॉड कर दिया। कई बार क्या होता है, आपका यार दोस्त आया, जरा मोबाइल देना, आजकल ये बड़ा ट्रेंड है, और आपके मोबाइल से भी कोई कांड कर दिए, कहीं किसी को फेक कॉल कर दिए या कहीं से फिरौती मांग लिए, पर क्योंकि मोबाइल आपके नाम पर रजिस्टर्ड था, अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे बड़े मामले सामने आते हैं आजकल। अपना मोबाइल भी किसी को देना नहीं चाहिए, अपना मोबाइल भी राह चलते किसी को देना नहीं चाहिए। बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। या किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप बोलो सामने कॉल करे, सामने कॉल करे कि आपको पता रहे क्या हुआ। अब पता ही नहीं चलता, पुलिस आपको पकड़ेगी, आप कहोगे किस बात के लिए, पता लगा आपने किसी को फोन करवा दिया था समाज सेवा के नाम पर, और आपके फोन से कोई क्राइम कर दिया। तो लगातार तो अवेयर करते रहते हैं, प्रोग्राम आते रहते हैं, मैसेज भी आते रहते हैं, ठीक है। तो संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ये पोर्टल है, मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, वेब पे भी अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह के फ्रॉड्स टेलीकॉम रिलेटेड जितने हैं, ठीक। तो इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टू इनहेंस डिजिटल सेफ्टी एंड अवेयरनेस। उसके अलावा टाइम पे मैन पावर को ट्रेन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑफिशियल्स जो हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके अलावा जो भी एडवांसमेंट है उनको और एडवांस और मॉडर्नाइज बनाया जाएगा कि नए नए जो साइबर क्राइम के तरीके हैं उनको वो समझ सकें, ठीक। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। जो हेडिंग है बस वही क्वेश्चन है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, क्या नाम था, यही क्वेश्चन है। तो अमेरिका के 39 प्रेसिडेंट रहे थे जिमी कार्टर, 100 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। तो रिसेंटली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। जॉर्जिया में रहते थे अमेरिका में ही। तो कार्टर अपने कई सारे इन्होंने मानवीय प्रोग्राम वगैरह चलाए थे अपने समय में। 1977 से 1981 4 साल राष्ट्रपति रहता है वहां पे, 4 साल ये रहे थे लगातार। कोई 2 बार रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक टर्म रहे थे ये, 1977 से 1981 रहे थे 4 साल, और मानवता के लिए भी कई काम किए थे। तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी 2002 में दिया गया था। जिमी कार्टर को ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए, दुनिया में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन चीजों को बड़ा सपोर्ट करते थे, जिसके लिए 2002 में नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला था। तो सवाल केवल ये है, जिमी कार्टर अभी हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 39 नंबर के, 77 से 81 तक रहे थे। इनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? 2002 में। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी,
इन चीजों के बड़े सपोर्टर थे। अपने समय में कई प्रोग्राम वगैरह को भी सपोर्ट किया था इन्होंने ह्यूमन राइट्स के। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही इंपॉर्टेंट है। 2020 में इनकी एक किताब भी आई थी जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंट जो पोस्ट वगैरह के बारे में कई सारी बातें कही थी, अपने कार्यकाल की भी चर्चा की थी, व्हाइट हाउस डायरी नाम से। 2020 में एक इनकी किताब भी थी जिसमें इन्होंने अपने प्रेसिडेंट रहते हुए जो समय रहा, अपने अनुभव वगैरह से बताए इन्होंने। तो व्हाइट हाउस डायरी 2020 में पब्लिश हुई थी, इन्हीं की लिखी किताब, जिमी कार्टर की। अपने प्रेसिडेंट रहते हुए जो समय था उसके अनुभव को उन्होंने बताया इसमें, और कुछ नहीं, बस 2 ही 3 लाइन क्वेश्चन थी। ट्रंप गवर्नमेंट में अभी कुछ नए नए इंपॉर्टेंट पदों पे जो लोग बैठे हैं, एक क्वेश्चन आएगा आपका आरआरबी, एसएससी, जेई, इन सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस पर कि जो नए नए लोग लगातार चर्चा में है कौन किस पद पे है। तो मैंने 2-4 नाम लिखे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये अभी ये किसी एग्जाम में पूछेगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आरआरबी जेई में आ जाए, चाहे एसएससी में आ जाए, चाहे यूपीपीएससी यही में पूछ ले। जैसे तुलसी गाबार्ड, ये बड़ी चर्चा में है। ये कौन है? ये वहां की नेशनल इंटेलिजेंस जो है उसकी डायरेक्टर है। तुलसी गाबार्ड जो है वो अमेरिका में क्या है इस समय? ट्रंप गवर्नमेंट है। तो ट्रंप गवर्नमेंट में तुलसी गाबार्ड किस पद पे हैं? वहां की जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसकी डायरेक्टर है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है तुलसी गाबार्ड। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, लगातार चर्चा में है ये लोग। तुलसी गाबार्ड, बस एक ही लाइन ध्यान रखना है, नेशनल इंटेलिजेंस में अमेरिकन डायरेक्टर है। ये अमेरिकन संस्था है नेशनल इंटेलिजेंस, उसके डायरेक्टर है इस समय तुलसी गाबार्ड। बस एक ही लाइन। जेडी वेंस कौन है? अभी जेलेंस्की को इन्होंने बेइज्जत कर दिया था। ट्रंप के साथ बैठे रहते हैं हमेशा, हमेशा देखोगे ट्रंप के साथ बैठे रहते हैं। अभी जेलेंस्की से जो बड़ा हार्ड टॉक हुई उसमें भी इन्होंने एम्बेरस किया था उसको, जेलेंस्की को। तो जेडी वेंस ये क्या बने हैं? ये उपराष्ट्रपति हैं। ट्रंप के साथ ही बैठे रहते हैं देखोगे हमेशा। ये उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट है। मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आप बेसिकली विदेश मंत्री मान लो। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका काम क्या है? एक तरह से विदेश मंत्री वाला काम है। एंथोनी ब्लिंकन थे ना पहले, अब इस समय मार्को रूबियो है। ये लगातार करंट अफेयर में न्यूज में रहेगा, देखना। आए दिन देखोगे इंडिया विजिट किया या एस जयशंकर से मिले, ये मार्को रूबियो, इस तरह के पद है लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अब नई गवर्नमेंट बनी है, अब 4 साल ये चर्चा में रहेंगे ये लोग। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है सब। क्लियर है? तो मार्को रूबियो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अभी हाल फिलहाल में। काश पटेल कौन है? जो उनकी एफबीआई है, अमेरिकन एफबीआई, उसके डायरेक्टर है। काश पटेल कौन है? एफबीआई के डायरेक्टर का नाम है इस समय, डायरेक्टर ये है। काश पटेल डायरेक्टर हैं एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई के डायरेक्टर हैं काश पटेल। अमेरिका की टाइम मैगजीन, उसने हाल ही में दुनिया में कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट जारी की, बहुत अच्छी कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट जारी की, जिसमें इंडिया की 2 होटल प्रॉपर्टीज, इंडिया की 2 जगह उनको शामिल किया। 2 होटल और एक रेस्टोरेंट, 2 होटल और एक रेस्टोरेंट, 2 होटल प्रॉपर्टी और एक रेस्टोरेंट जिनको शामिल किया गया। तो जो 2 होटल प्रॉपर्टी जिनको शामिल किया गया, जयपुर का रेफल्स और एमपी का ओबराय विंध्य विलास। ये सवाल अब किसी एग्जाम में पूछेगा। टाइम मैगजीन ने इंडिया की जिन प्रॉपर्टीज को टॉप प्रॉपर्टीज में जो शामिल किया है लिस्ट में, उसमें कौन कौन है? क्वेश्चन समझ आ रहा है?
तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में लिस्ट जारी की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस के नाम से, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस, उसमें 2 होटल और 1 रेस्टोरेंट भारत का उसमें जगह दी गई। होटल जो दोनों हैं, एक है रेफल्स और एक है ओबरॉय विंध्य विलास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का। रेस्टोरेंट जो है वो मुंबई का पापाज रेस्टोरेंट, मुंबई का पापाज रेस्टोरेंट, ये इसमें लिखा नहीं था, ये चाहो तो ऐड कर लो। रेस्टोरेंट ये वाला है मुंबई, ऐड कर लो ये नाम। तो 2 होटल तो ये लिखे हैं, रेफल्स ओबरॉय, रेस्टोरेंट ये वाला है, ये ऐड कर लो जरा एक नाम। ये ऐड कर लो पापाज रेस्टोरेंट। तो 2 होटल 1 रेस्टोरेंट, टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इनको जगह दी गई है, तो भारत वाले भी तो इंपॉर्टेंट हैं। पापाज रेस्टोरेंट मुंबई और 2 होटल ये हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट इस साल की भी आ गई है, 2025 की भी रिपोर्ट आ गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स अलग होता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग होती है। पिछले साल हम लोग हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 नंबर पे थे। नवंबर में, जो मैंने नवंबर के पहले डाटा जो पढ़ाया था, उस साल रैंकिंग, पिछले साल रैंकिंग हमारी 126 थी। नए साल की रिपोर्ट आ गई है, इस बार हम 118 पे है। नया डाटा भी 2 साल की रैंकिंग लिखी है, मतलब पुराना क्वेश्चन पिक करेगा तो 24 का पूछ लेगा, अगर अपडेट रखेगा तो नया पूछ ले। आज ही आया है ये रिपोर्ट भी आज ही आई है, देखो 20 मार्च, दोनों साल का लिख दिया है मैंने। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, पिछले साल 126 नंबर हमारी रैंक थी, इस बार हम 118 पे हैं हैप्पीनेस के मामले में। तो 20 मार्च 2025 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आज ही रिलीज हुआ है। 147 कंट्री में से 180 नंबर रैंक पर हम हैं। और किन संस्थाओं ने जारी किया है? 2-3 संस्थाएं मिलकर बनाती है इसको। वेलबींग रिसर्च सेंटर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम है इसका। ये तीनों चारों मिलकर तैयार करते हैं, वेलबींग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन सब ने मिलकर तैयार किया है डाटा को। नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका 133 पे है, बांग्लादेश 134 पे है, पाकिस्तान 109, नेपाल 92, चाइना 68। पड़ोसी देशों में देखो हमसे ऊपर भी रैंक है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना हमसे ऊपर है, हम लोग 118 पे हैं। फिनलैंड कई साल से टॉप पर फिनलैंड चल रहा है, बहुत साल से, 12-13 साल हो गए फिनलैंड टॉप पर, रैंक 1 फिनलैंड, अभी से नहीं बहुत समय से। और फिनलैंड के बाद सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड। हैप्पीनेस के मामले में वही नॉर्थ यूरोप वाले, फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2, आइसलैंड नंबर 3। सबसे खराब हालत अफगानिस्तान, सबसे बुरी स्थिति अफगानिस्तान, लास्ट रैंक। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इस बार के डाटा में इंडिया 118 पे है, पिछले बार 126 पे था। पड़ोसी देशों की ये रैंक रही है। कौन जारी करता है? यूएनएसडीएसएन, इसके साथ ये रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर। टॉप पर कौन है? टॉप 3 फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, लास्ट में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद लास्ट में देखोगे सिएरा लियोन, लेबनान, ये सब है। किन फैक्टर पर यह मेजर किया जाता है? हैप्पीनेस देखी जाती है, 6 फैक्टर लिए जाते हैं। सोशल सपोर्ट क्या है, जीडीपी प्रति व्यक्ति क्या है, एवरेज लाइफ कितनी है, लोग जीते कितना है, लोगों को फ्रीडम कितना है, जेनरोसिटी कैसी है, और करप्शन की क्या स्थिति है। 6 पैरामीटर के बेसिस पे निकाला जाता है ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो कैलकुलेट किया जाता है। 6 पैरामीटर लिए जाते हैं, जिसमें सोशल सपोर्ट, इनकम, लाइफ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, करप्शन, ये 6 पैरामीटर देख के तब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। 1 दिसंबर 2024 अर्जुन एरिगेसी, सवाल तो ये है ये किस खेल से संबंधित है? अर्जुन एरिगेसी चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर है। जो एक साल में रैंकिंग आती है कि कितने पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठा कर लिए, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे ऐसे पर्सन हैं, 2800 तक रेटिंग पहुंच गई है जिनकी, 2800 रेटिंग क्रॉस करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे इंडियन हैं, और दुनिया में 16वें व्यक्ति हैं।
2800 पॉइंट क्रॉस करने वाले, इसलिए चर्चा में था नाम। एक मैंने डी गुकेश पढ़ाया था, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते थे। अर्जुन एरिगेसी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, 2800 रेटिंग क्रॉस करने वाले दूसरे इंडियन है, चेस प्लेयर है। विश्वनाथन आनंद पहले इंडियन थे, ये दूसरे इंडियन है। वर्ल्ड में ऐसा करने वाले 16वें पर्सन हो गए चेस प्लेयर, और वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी पोजीशन 4th पर आ गई। 2800 पॉइंट क्रॉस करने वाले ये इंडिया के दूसरे प्लेयर बने, और वर्ल्ड रैंकिंग में ये 4थे नंबर पर आ गए। इसी के साथ टॉप 3 कौन है, मैग्नस कार्लसन 1 नंबर पे है। मैग्नस कार्लसन के पॉइंट कितने, 2831। उसके बाद है फैबियानो करुआना, 2 नंबर पे फैबियानो करुआना है, और तीसरे नंबर पे हिकारू नाकामुरा, ये 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आ गए अर्जुन एरिगेसी, और इसके ठीक बाद आ गए डी गुकेश 5वें नंबर पे। रेटिंग के मामले में 5वें नंबर पे डी गुकेश। तो दिसंबर 2024 में अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे ऐसे इंडियन जिसने 2800 पॉइंट इतनी रेटिंग हासिल की है, और दुनिया में ये नंबर क्रॉस करने वाले 16वें चेस प्लेयर हैं ये। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में क्या स्थान, 4था स्थान। शुरू के 3 कौन है, कार्लसन नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन रैंक 1 है। नंबर 2 पे है फैबियानो करुआना, ये अमेरिकन है, वो नॉर्वे का है। तीसरे पर है हिकारू नाकामुरा, और चौथे पर है एरिगेसी। 5वें पर डी गुकेश, एक रैंक पीछे हैं। एरिगेसी के बाद 5वें नंबर पर डी गुकेश। सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन के लिए खेला जाता है, बैडमिंटन में खेला जाता है सैयद मोदी टूर्नामेंट। अभी कौन जीता इस साल, विमेंस वाले में जीती हैं पीवी सिंधु, मेन वाले में लक्ष्य सेन। सैयद मोदी टूर्नामेंट, एक सवाल तो आता है किस गेम में खेला जाता है सैयद मोदी, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये भी क्वेश्चन है जीके का, कि सैयद मोदी जो टूर्नामेंट होता है वो किस किस खेल में संबंधित है, क्रिकेट है कि फुटबॉल है कि बैडमिंटन है। सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन अभी दिसंबर में हुआ, जीता कौन, पीवी सिंधु वुमेन कैटेगरी में, लक्ष्य सेन मैन कैटेगरी में। यूनेस्को ने हेरिटेज टूरिज्म के मामले में वेस्ट बंगाल को अभी शामिल किया है लिस्ट में। यूनेस्को ने अभी वेस्ट बंगाल को शामिल किया है लिस्ट में, लीडिंग डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म के लिए। हेरिटेज साइट बहुत ज्यादा है वहां पर, हेरिटेज वाली साइट काफी है, तो वेस्ट बंगाल को लीडिंग डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म के क्षेत्र में यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को रिकॉग्नाइज किया है हेरिटेज टूरिज्म के क्षेत्र में। उबर जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन वाली, जो कैब वेब बुक करते हो, इन्होंने डल लेक में जो शिकारा चलता है उसकी बुकिंग सर्विस शुरू कर दी है। उबर जो है उसने एशिया में पहली बार वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की है, और वो भी कहां पर, डल लेक में शिकारा चलते हैं जो उनकी बुकिंग। क्वेश्चन समझ आ रहा है, उबर ने पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहां शुरू की है एशिया में। उबर कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन वाली है अमेरिकन, इन्होंने पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस एशिया में कहां शुरुआत की है, कश्मीरी शिकारा चलते हैं डल लेक में, उसकी बुकिंग। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कहां हुई है, चेन्नई। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया दिसंबर में, चेन्नई में। जहां पे क्या चर्चा होगी, ओशियन संबंधित, एनवायरमेंट संबंधित, ये सब चर्चाएं होंगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स और मैरीटाइम इंडस्ट्री, इन चीजों पर चर्चा हुई। ओशियन का जिन जिन जगहों पर रोल है उन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई। सवाल केवल क्या है, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल ही में कहां हुआ था, चेन्नई में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, इंडिया ने कराया, इसलिए क्वेश्चन है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है और इंडिया ने कराया है, इसलिए क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन चेन्नई में हुआ है।
वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? चेन्नई। बस यही एक लाइन क्वेश्चन है। किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है तो ओशियन के बारे में ही बात होगी, और किसके बारे में? प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने। इसरो ने लॉन्च किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? PSLV C-59 रॉकेट लेकर गया इसको। क्लियर है? सवाल क्या है? प्रोबा 3 मिशन। क्या मिशन है ये? प्रोबा 3 मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है? इसरो ने किया है। कौन से रॉकेट से भेजा गया? PSLV C-59 रॉकेट से। क्या काम करेगा ये सन के बारे में कुछ जानकारी जुटाएगा, जैसे सन का एटमॉस्फेयर, जिसको कोरोना कहते हैं, सोलर एटमॉस्फेयर की जानकारी हमें देगा। उसके अलावा सन का टेम्परेचर, ये सब इसके बारे में। सन के ऊपर हवाएं चलती हैं, सोलर विंड, उनकी जानकारी। तो सवाल केवल इतना है, प्रोबा 3। पहला सवाल, प्रोबा 3 किसका सैटेलाइट है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। लॉन्च क्या क्वेश्चन है? प्रोबा 3 सैटेलाइट बनाया किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। लॉन्च किसने किया? इसरो ने लॉन्च किया। और क्या चीज के लिए भेजा गया? पर्पस क्या है इसका? पर्पस है सोलर स्टडी, सन के बारे में। तो सोलर स्टडी क्या? सन के आवाज आ रही है क्या? अरे वो ब्लैकआउट, कैमरा ऑफ हो रहा है, इससे वजह से कैमरा कुछ फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए बंद हो रहा था। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? वो लाइट थोड़ी भी फ्लक्चुएट होती है तो कैमरा वो बंद होने लगता है। अभी ठीक है? ओके। तो देखो, लाइव क्लास में 1-8% ऐसी दिक्कतें तो रहती हैं। अब इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग क्लास हो या तो फिर लाइव हो, लाइव में इतना तो रहेगा ग्लिच। अब वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा थोड़ा बहुत तो कैमरा बंद होगा। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? निखिल कह रहे हैं स्क्रीन नॉट क्लियर। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? मैंने कहा प्रोबा 3 नाम से मिशन, ये किसने सैटेलाइट बनाया? इसमें बनाया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। उसको लॉन्च किसने किया? इसरो ने लॉन्च किया। मतलब दोनों का कोलैबोरेशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का कोलैबोरेशन है। ये लॉन्च किस लिए किया गया? इसमें करेंगे क्या? सन के एटमॉस्फेयर को, मतलब कोरोना बोलते हैं उसको, और सोलर विंड की जानकारी जुटाएगा ये। बस इतनी बात है। सोलर विंड की जानकारी और कोरोना, मतलब सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देगा। हरिमऊ शक्ति, इस नाम से युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया मलेशिया। हरिमऊ शक्ति नाम से मिलिट्री अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया मलेशिया। एक बार मलेशिया में होता है, एक बार इंडिया में होता है, अल्टरनेट होता है ये। इस बार हुआ है मलेशिया में, पिछली बार हुआ था मेघालय, उमरोई कैंटनमेंट एरिया, मेघालय में। तो हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच युद्ध अभ्यास इस बार मलेशिया में हुआ है 2023 में। उमरोई एरिया मेघालय, उमरोई एरिया मेघालय में हुआ था। तो सवाल क्या है? हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच है? इंडिया मलेशिया। इस बार कहां हुआ? मलेशिया। पिछली बार उमरोई मेघालय में हुआ था। हाइपरलूप का ट्रैक तैयार किया गया है। अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा। हाइपरलूप का ट्रैक बनाया गया है, वैक्यूम ट्यूब वगैरह बनाई गई, ट्रैक बनाया गया 410 मीटर का। IIT मद्रास,
आईआईटी मद्रास का डिस्कवरी कैंपस जो थैयूर जगह पे स्थित है, कैंपस के पास में है ये जगह। आईआईटी कैंपस जो है, आईआईटी मद्रास का कैंपस, उसके नजदीक में एक जगह है थैयूर। यहाँ पर एक 410 मीटर का एक हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। अभी यहाँ पे एक आयोजन भी कराया था अभी फरवरी में ही, कि जहाँ पे देश दुनिया के कई सारे लोगों को बुलाया गया था हाइपरलूप के क्षेत्र में ही काम के लिए। हाइपरलूप के क्षेत्र में ही कॉन्फ्रेंस वगैरह कराई गई थी, देश दुनिया के बहुत लोग आए। तो दिसंबर 2024 में इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर लंबा, ये आईआईटी मद्रास के कैंपस जो है उसके थैयूर जगह नजदीक है, यहां पर ये बनाया है। ये ट्रैक जो है ग्लोबल कॉलेज लेवल हाइपरलूप कंपटीशन फरवरी 2025 में कंपटीशन होना था, उसके लिए तैयार किया गया। मैंने बताया ना फरवरी में भी का आयोजन कराया आईआईटी मद्रास ने, तो उस आयोजन के लिए तैयार किया गया था ट्रैक। तो कॉलेज लेवल हाइपरलूप कंपटीशन, जहां पे विश्व के जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब आएंगे, तो फरवरी में आयोजन होना था, उसके लिए तैयार किया गया। ये 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब आईआईटी चेन्नई, ये लॉन्गेस्ट हाइपरलूप फैसिलिटी है एशिया का। ये जो बनाया गया, ये एशिया में हाइपरलूप टेस्टिंग के लिए सबसे लंबी फैसिलिटी है। और इसमें इंडियन रेलवे, इसने भी सपोर्ट किया है, आईआईटी मद्रास शामिल है, आविष्कार करके एक कंपनी है, आविष्कार हाइपरलूप, ये भी, टूटर करके स्टार्टअप है, वो भी, ये सब जुड़े हैं इसमें। ये जो तैयार किया गया है 410 मीटर का ट्रैक हाइपरलूप का, वैक्यूम ट्यूब बनती है बेसिकली इसमें। तो इसमें इंडियन रेलवे भी शामिल थी, आईआईटी मद्रास था, आविष्कार ग्रुप है एक हाइपरलूप टीम, टूटर स्टार्टअप, ये सब मिलकर इन्होंने बनाया है। और एशिया का पहला इंटरनेशनल हाइपरलूप कंपटीशन अभी फरवरी में जो बताया मैंने, यही हुआ है। फरवरी 25 को 10 टीमें लगभग यहां पर पार्टिसिपेट की हैं। तो एशिया का पहला इंटरनेशनल हाइपरलूप कंपटीशन कहां पर हुआ? यही आईआईटी मद्रास, उसी के लिए बनाया गया था ये ट्रैक। ये कंटिन्यूएशन में लिख दिया मैंने अगला पॉइंट। एशिया का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल हाइपरलूप कंपटीशन, ये डिस्कवरी कैंपस आईआईटी मद्रास थैयूर, यहीं पर हुआ है। दुनिया की 10 टीमें लगभग यहां पार्टिसिपेट की हैं। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि हाइपरलूप रियलिटी में आ जाए, रियलिटी में आए, देश दुनिया के लोग आएंगे, कंपटीशन होगा, चर्चा होगी, रिसर्च को बढ़ावा मिले, दुनिया का टैलेंट यहां पर पार्टिसिपेट करे, जिससे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी रियलिटी में आ जाए, जल्दी ही ये ऑपरेशनल हो जाए। देश दुनिया के इंडस्ट्री के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, ये सब इकट्ठा हुए थे इस कंपटीशन में। यहाँ पे रिसर्च, इनोवेशन, इन सब चीजों की बात हुई, जिससे हाइपरलूप रियलिटी में आ जाए, उसी के लिए कंपटीशन कराया गया। हाइपरलूप बता चुका हूं पहले भी, कई बार बता चुका हूं, आईसीटी में भी बताया होगा, जीके करंट अफेयर में भी। हाइपरलूप एलॉन मस्क का कंसेप्ट है, फिर रिपीट कर देता हूं, एलॉन मस्क का कंसेप्ट है हाइपरलूप। उसने इसको सोचा, पर उसने कभी इसको पेटेंट नहीं कराया। अगर पेटेंट करा लेता तो सिर्फ इसकी ही कंपनी इस पर काम कर पाती। और एलॉन मस्क ने कहा कि अगर सिर्फ मेरी कंपनी काम करेगी तो बहुत साल लग जाएंगे इसको रियलिटी में आने में। पूरी दुनिया के लिए ओपन है, आइडिया मेरा है, पूरी दुनिया कोई भी इस पे काम करे। तो सऊदी अरेबिया, चाइना, अमेरिका, बहुत देशों में इस पर काम चल रहा है, इंडिया। इसने हाइपरलूप का जो कंसेप्ट दिया, ये ट्रांसपोर्ट का फिफ्थ मोड है। ये है फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पांचवा रास्ता है ये। पांचवा कैसे? अभी तक आप 4 मोड जानते हो। 4 मोड क्या है? रेल, रोड, एयर, वाटर। ट्रांसपोर्टेशन के 4 ही तरीके तो हैं आपके पास, रेल से जाओगे या रोड पे जाओगे या हवाई जहाज से या पानी में। ये इसने 5वां तरीका बताया ट्रांसपोर्टेशन का। 5वां तरीका क्या था? एक बनानी होगी वैक्यूम ट्यूब। मान लो हमें दिल्ली से जयपुर जाना है, तो जो उस पूरे रूट पे हमें बनानी होगी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बनानी होगी। वैक्यूम ट्यूब लो प्रेशर होती है या हाई प्रेशर? बनानी होगी वैक्यूम ट्यूब, जो आईआईटी मद्रास ने भी बनाई है 410 मीटर लंबी। बनानी होगी वैक्यूम ट्यूब जो होती है लो प्रेशर। वैक्यूम ट्यूब होती है लो प्रेशर ट्यूब। और इसमें
चलेगा कैप्सूल या पॉड। जो गाड़ी चलेगी जिसमें लोग बैठेंगे उसे कैप्सूल या पॉड कहते हैं। जो इसमें गाड़ी चलेगी जिसमें लोग बैठे होंगे उसको कैप्सूल या पॉड कहते हैं। अब इस वैक्यूम ट्यूब में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इस तरह से जनरेट की जाएगी कि ये पॉड या कैप्सूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और थोड़ा सा उठ के चले, जिससे फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा हर्डल आपके सामने क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यहां पर यूज होगी उसे कहते हैं मैगलीव। बुलेट ट्रेन में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, मैगलीव कहते हैं इसको। तो जो टेक्नोलॉजी यहां पर यूज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कि ये कैप्सूल या पॉड थोड़ा सरफेस से उठकर चले, जिससे फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो मैगलीव टेक्नोलॉजी यूज होगी। मैगलीव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन। इस शब्द का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैग्नेटिक लेविटेशन क्या करेगा? फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देगा। ये क्या करेगा? टू डिक्रीज फ्रिक्शन एंड हेल्प टू अटेन हाई स्पीड एंड हेल्प टू अटेन समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो मैग्नेटिक लेविटेशन फ्रिक्शन को कम कर देगा और हाई स्पीड लेने में मदद करेगा। मैग्नेटिक लेविटेशन फ्रिक्शन को कम कर देगा और हाई स्पीड अचीव करने में हेल्प करेगा। साइबर ये जो अटैक होते हैं, मालवेयर अटैक के मामले में इंडिया टॉप पर आ गया है इस समय। अमेरिका और कनाडा से भी ऊपर आ गया है। सिस्टम में जो मालवेयर अटैक होते हैं, मालवेयर अटैक के मामले में अमेरिका कनाडा से भी ऊपर चला गया इंडिया। हाई मालवेयर अटैक में इंडिया टॉप पर आ गया। अमेरिका कनाडा पहले टॉप पर थे, अभी इंडिया टॉप पर चला गया है मालवेयर अटैक्स में। दिसंबर 2024 में एक और शिप है आईएनएस तुशील, ये रशिया से लिया है। आईएनएस तुशील ये रशिया से लिया इंडिया ने। तो कई सारे वॉरशिप रशिया से हमने पहले भी लिए हुए हैं। एक अभी आईएनएस तुशील चर्चा में रहा। किस तरह का शिप है? स्टील्थ, रडार सोनार की पकड़ में ना आए। तो आईएनएस तुशील अभी इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, पर इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है रशिया में, रशिया से इंडिया ने लिया, इसका इनॉग्रेशन रशिया में किया गया है। तो आईएनएस तुशील अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। क्रिवक 3 क्लास का शिप है, क्रिवक 3 क्लास का शिप है जो रशिया के पास था, उसी को अपग्रेड करके आईएनएस तुशील बनाया गया है। उससे पहले भी तलवार क्लास के शिप, तेग क्लास के शिप, कई इस तरह के शिप ऑलरेडी इंडिया के पास रहे भी हैं। तो इंडिया का खुद का बनाया नहीं, रशिया से लिया है। आईएनएस तुशील खुद का बनाया नहीं है, रशिया से लिया है। इसके ऊपर मिसाइल टेक्नोलॉजी कई सारी लगी रहेगी, वो लिखा है। आईएनएस तुशील क्या है? रशिया से लिया है शिप है। इसमें कई सारी मिसाइल जो है वो लगी रहेंगी, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला गवर्नर बने हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे दिए। बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे दिए। वहां गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला, राष्ट्रपति शासन लग गया। घाना, अफ्रीकन कंट्री घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महामा। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है सारे। मुख्य न्यायाधीश भारत के पहले ही बता चुका हूं, संजीव खन्ना। डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, संजीव खन्ना नए सीजेआई बने हैं भारत के। एक और क्वेश्चन, भारत के पहले सीजेआई कौन थे? ये जीके का क्वेश्चन है।
डीवाई चंद्रचूड़ चले गए, उनकी जगह बने संजीव खन्ना। भारत के पहले सीजेआई कौन थे? जीके का क्वेश्चन है, बोलो। पहले सीजेआई हरिलाल जे कनिया, हरिलाल जे कनिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया। अभी संजीव खन्ना रिप्लेस किए हैं डीवाई चंद्रचूड़ को। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा सम्मान जो देता है वो अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान जो यूनाइटेड नेशन देता है वो अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ। अभी ये अवार्ड दिया गया है जिन लोगों को, उसमें भारत के माधव गडगिल भी हैं, भारत के माधव गडगिल। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में आने को तो बहुत चांस है और पेपरों में ही पूछेगा ये। माधव गडगिल चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाने वाला इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा सम्मान है ये। माधव गडगिल, इन्वायरमेंट जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे से, इनके बारे में पूरे एक कहानी बताई थी मैंने, माधव गडगिल का क्या रोल रहा है इनके बारे में पूरी डिटेल चर्चा हमने की थी। तो 10 दिसंबर को जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल, उनको दिया गया चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। जितने लोगों को दिया गया है उसमें इंडियन, इस साल जितने लोगों को मिला है उसमें इंडियन पर्सन अकेले ये हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज तक इंडियन को नहीं मिला, गलत। इस साल जितने लोगों को दिया गया है उसमें एक ही इंडियन है, माधव गडगिल। वैसे पहले इंडियन को मिल चुका है ये। तो मिस्टर गडगिल, इस साल जितने लोगों को ये अवार्ड मिला है उसमें इंडियन पर्सन एक ही है, मिस्टर माधव गडगिल। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको फिर बता देता हूं, इनका नाम कहां पर सुना था आपने। भारत का एक एरिया जिसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है पर वो एरिया खतरे में आ चुका है, उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न घाट, या इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट या सह्याद्रीज। ये भारत के 6 राज्यों में फैला है, गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक है। तो ये भारत के 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 6 राज्यों में है। अब बायोडाइवर्सिटी वाइज बहुत रिच एरिया है, जीव जंतु पेड़ पौधे काफी वैरायटी यहाँ पर है, पर ये एरिया डेवलपमेंट के चक्कर में लगातार बर्बाद होता रहा, तेजी से ये एरिया बर्बाद होता रहा है। केरला में फ्लड जो आया, एक कारण ये भी माना गया था, या लैंडस्लाइड जो हुआ, कि वेस्टर्न घाट एरिया की इकोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, यहाँ की इकोलॉजी को बचाने के लिए वो प्रयास नहीं किए गए जो एक्सपर्ट्स ने कहे थे। उसका नतीजा है कि जिस तरह के डिजास्टर वहां पर आ रहे हैं, बार बार इस रिपोर्ट की चर्चा होती है। तो गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे कुछ कमेटी बनाई कि वेस्टर्न घाट के बारे में सर्वे करो, कमेटी बनाई और बताओ क्या स्थिति है। तो 2011 के पहले बनाया गया था वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इसके चेयरमैन थे माधव गडगिल। जो टीम बनी थी, जो कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे माधव गडगिल। 2011 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। उन्होंने वेस्टर्न घाट के एरिया को इको सेंसिटिव जोन, 3 जोन में बांट दिया था, इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया था, जोन 1, 2, 3, कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां डेवलपमेंटल एक्टिविटी बिल्कुल बैन कर दी जाए, माइनिंग का काम, पत्थर निकालने का काम, इंडस्ट्री लगाने का काम कुछ एरिया में बिल्कुल रोक दो, कुछ एरिया में थोड़ा बहुत अलाउ होगा रिस्ट्रिक्शन के साथ, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं कर सकते। कहा कुछ जगह थोड़ा बहुत अलाउड, कुछ जगह मिनिमम, कुछ मतलब रिलैक्सेशन उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। पर लोगों ने विरोध कर दिया, इंडस्ट्री वालों ने विरोध कर दिया, लोकल लोगों ने विरोध कर दिया कि सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाओगे, बाकी लोगों का रोजगार चला जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। तो विरोध हो गया, जिस चक्कर में ये लागू नहीं हो पाया। राज्यों ने भी विरोध कर दिया, जिन राज्यों में ये पड़ता है उन राज्यों ने भी विरोध कर दिया, सरकार इसको लागू नहीं करा पाई। फिर गवर्नमेंट ने 2013 के आसपास एक और कमेटी बनाई, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया। इसमें कस्तूरी रंगन चेयरमैन थे,
कस्तूरी रंगन चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बना कि आप लोग सर्वे करके कोई रिपोर्ट दे दो। इस कमेटी ने कहा कि 37% एरिया इको सेंसिटिव एरिया है। थोड़ी सी लिबरल रिपोर्ट दी इन्होंने कहा कि 37% एरिया इको सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा सा लिबरल। तो जो इन्वायरमेंट के सपोर्टर थे उन्होंने विरोध कर दिया कि जब गडगिल कमेटी कह रही है रिपोर्ट कि हालत खराब है, तो तुम कह रहे हो कि 37% एरिया ही इको सेंसिटिव है, तुम बीच का रास्ता ले रहे हो, इसका मतलब इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन पे तुम्हारा फोकस नहीं है। और लोकल लोगों ने भी विरोध कर दिया, लोकल लोग भी सपोर्ट में नहीं थे कि इसके चक्कर में डेवलपमेंट रुक जाएगा। दोनों का विरोध झेलना पड़ा, इन्वायरमेंट वाले ग्रुप का भी और लोकल स्टेट्स का भी, इंडस्ट्रीज का भी, लोगों का भी। तो दोनों लागू नहीं हो पाया। 2013-14 के आसपास यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया था। यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने हेरिटेज में शामिल कर दिया था, हेरिटेज में रख दिया था। क्लियर है? तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाई कि भाई कोई रिपोर्ट दो। मतलब कमेटी बनाए जा रहे हैं पर लागू नहीं कर पा रहे, कुछ कमेटी बनाए जा रहे हैं पर विरोध के चलते लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टेट लागू नहीं होने दे रहे और इंडस्ट्री और लोकल लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये मामला है वेस्टर्न घाट का। तो यूनाइटेड नेशन ने 10 तारीख को माधव गडगिल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। जितने लोगों को मिला है इस साल, एक ही इंडियन पर्सन है उसमें, मिस्टर गडगिल के बारे में बैकग्राउंड देखो, लिखा है मैंने। अर्लियर मिस्टर गडगिल चेयरमैन थे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के, जिनको वेस्टर्न घाट एरिया में सर्वे करने के लिए बोला गया था। इस कमेटी ने वहां पे सर्वे किया कि पॉपुलेशन के कारण क्या प्रभाव पड़ा है वेस्टर्न घाट पे, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव हुआ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ने कितना नुकसान पहुंचाया है। ये सारी स्टडी करके 2011 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया था। वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया था। इन्वायरमेंट के चैप्टर 2 में पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने ये सब। और 3 एरिया में डिवाइड कर दिया था पूरे वेस्टर्न घाट को, 1, 2 एंड 3। इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना सेंसिटिव एरिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इको सेंसिटिव एरिया 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट में पूरा वेस्टर्न घाट डिवाइड हो गया। पर उन्होंने क्या सजेशन दिया? माइनिंग, क्वेरिंग का मतलब होता है पत्थर निकालना, पत्थर की खदानें। तो मिनरल माइनिंग, पत्थर की खदानों से पत्थर निकालना, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन चीजों पे बैन की बात की थी। तो स्टेट ने भी नहीं माना और लोकल लोगों ने भी विरोध कर दिया। तो गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाए। तो केरला में जो फ्लड आई थी या लैंडस्लाइड जो वायनाड में हुआ, जब डिजास्टर हो रही है, बार बार याद दिलाया जा रहा है कि गडगिल कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया गया था, इस नाते ये बर्बादी हो रही है। अब क्योंकि विरोध हुआ था तो और यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था 12-13 के आसपास, देखो 2012-13 के आसपास। और 2013 में ही गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई थी कि आप लोग कुछ सर्वे करके दे दो। कस्तूरी रंगन कमेटी ने थोड़ा लिबरल अप्रोच फॉलो किया और कहा 37% एरिया इको सेंसिटिव है। तो इसका विरोध इन्वायरमेंटल ग्रुप ने भी किया, लोकल लोगों ने भी किया। लोकल लोग चाहते हैं कि कुछ बैन ना हो, कुछ भी रोका ना जाए। इसके बाद सरकार ने अभी भी 2014 से लेकर गवर्नमेंट ने 5 नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जुलाई 2024 में भी अभी भी एक कमेटी बैठी हुई है जिसका रिपोर्ट पेंडिंग है। अभी भी एक कमेटी गवर्नमेंट ने बैठा रखी है जिसका रिपोर्ट पेंडिंग है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए, इस एरिया को बचाया जाए, पर अभी भी स्टेट पूरी तरह से नहीं मान रहे, इसके पक्ष में नहीं है, डेवलपमेंट के लालच में। यूनाइटेड नेशन ये जो अवार्ड देता है वो यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था देती है? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन की संस्था यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि ये यूएन देता है अवार्ड, सही बात है। यूएन में कौन? यूएन की ही संस्था यूएनईपी का अपना हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी में, केन्या की राजधानी। तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देती है, यूएनईपी उसका नाम है, नैरोबी में हेडक्वार्टर है इसका। और जिस दिन ये बना था 5 जून को, उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को ये बना था, तो 5 जून को ही होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड हर साल देते हैं। ये पर्सन को भी दे सकते हैं, संस्था को भी दे सकते हैं। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो काम करे, चाहे पर्सन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को दिया जा सकता है। क्या चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड केवल पर्सन के लिए है? पर्सन को भी दे सकते हैं, संस्था को भी दे सकते हैं, जिसने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया हो। ठीक। डायरेक्टर्स गिल्ड करके एक ग्रुप है अमेरिका का, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका। सिनेमा वगैरह के क्षेत्र में किसी ने लंबा बढ़िया काम किया हो, उसके लिए दिया जाता है। ये सिनेमा वगैरह में किसी ने बड़ा योगदान दिया हो, उसके लिए देते हैं ये अवार्ड, डायरेक्टर गिल्ड। तो अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है आंग ली। यही क्वेश्चन है, डायरेक्टर गिल्ड अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? आंग ली को। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है सिनेमा के क्षेत्र में, आंग ली इनको दिया है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ये। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, इन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट योगदान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है आंग ली को। और पहली फीमेल क्रिकेटर, एक साल में 4 ओडीआई सेंचुरी, स्मृति मंधाना। तो छोटे मोटे हर तरह के क्वेश्चन हमें इसमें कवर करने हैं। ठीक है। फरवरी कंप्लीट हो चुका है, 20 मार्च तक कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर भी आधा हो चुका है, नवंबर तक पहले ही पढ़ा चुका हूं। अभी जो 4 लेक्चर हुए हैं इसमें दिसंबर भी आधे से ऊपर हो गया, जनवरी अभी नहीं, दिसंबर आधे से ऊपर, फरवरी पूरा और 20 मार्च तक पूरा। अब एक क्लास जो होगी उसमें जनवरी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है। एक क्लास और है जिसमें कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। फिर मैंने बताया था यूपी लोकल के 2 लेक्चर और एआई के 2-3 क्लास, बस पूरी कथा समाप्त हो जाएगी। आरआरबी के लिए भी, यूपीपीएससी के लिए भी। यूपी लोकल तो आरआरबी में आना नहीं है, करंट अफेयर कंप्लीट होते आरआरबी वाला कंप्लीट। तो आंगली और ये 2 सवाल और हो गए। ठीक है, चलो यही इतना ही रखते हैं। इसके आगे कहानी अब परसों देखेंगे, कल तो नहीं, परसों देखेंगे। फिर एक दिन तो आपका पीडीएफ 1 से 2 दिन रेडी करने में लगता ही है। ठीक है, चलो क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे एक कहानी अब नेक्स्ट क्लास में। करंट अफेयर की एक क्लास और होनी है, तो 20 मार्च तक का डाटा, 20 क्या बल्कि 22 मार्च तक का डाटा करा दूंगा। जिस दिन क्लास कराऊंगा उस दिन तक का कंप्लीट कर दूंगा। फिर 2-3 महीने बाद फिर दोबारा करंट अफेयर करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पहले। तो हर 2-3 महीने में अपडेट होता चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं करंट बहुत ज्यादा है सर। मुझे एक बात बताना, अगर 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है और महीने के 3-4 लेक्चर भी अगर एवरेज पकड़ लो, तो साल के 40-45 लेक्चर तो वैसे ही होते हैं। करंट अफेयर की मैगजीन कैसे पढ़ोगे? फिर यूट्यूब पे डेली टाइम वेस्ट करते हैं जो लोग, करंट अफेयर की मैगजीन के चक्कर में पढ़ते हैं। यहाँ पूरा बना बनाया डाटा मैं दे रहा हूँ, और अगर महीने में 3 लेक्चर भी करंट अफेयर के एवरेज पकड़ लिए जाए तो साल में 36-40 लेक्चर पहुंच जाएंगे। मैं तो आपको बिल्कुल काट छाट के टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड वाला ही करा रहा हूँ। उतना भी करंट नहीं करोगे फिर परेशान हो, करंट ज्यादा हो रहा है सर। डेली यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करते हो वो ठीक है, मैगजीन यहाँ वहां परेशान रहोगे वो ठीक है। हर महीने करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं, यहाँ पूरा बना बनाया मिल रहा है। गिनती के मान लो पूरे साल के 50 लेक्चर होंगे, जिसमें जीके भी है, इकोनॉमी भी है और करंट भी है, तीनों मिलाकर, और वो तुमको ज्यादा लग रहा है, और फिर कह रहे हो करंट अफेयर पढ़ना है। सारी बातें एक साथ कैसे होंगी? ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।